सोचिए, क्या आप उस दर्द का अंदाजा लगा सकते हैं जो एक महिला को सिर्फ इसीलिए झेलना पड़ा क्योंकि वो मां नहीं बन सकी। 1991 में बिहार के गया जिले की सरस्वती देवी उनकी कोख सुनी थी और इस वजह से उनका पूरा परिवार उन्हें अपशकुनी मान बैठा। 2002 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी की सावित्री देवी ने समाज के दबाव से तंग आकर अपनी जान दे दी। 2009 में दिल्ली जैसे बड़े शहर में भी अंजलि शर्मा को बांझ कहकर सार्वजनिक अपमान सहना पड़ा। इतिहास के पन्नों में आप ढूंढने जाओगे तो ऐसे और इससे ज्यादा हजारों दर्दनाक कहानियां आपको मिलेगी। समाज के ताने खाने से किसी ने अपनी जान दे दी तो कुछ महिलाओं को उनके ससुराल ने जलाकर मार दिया। क्यों? क्योंकि वो बच्चा देने में असमर्थ थी। क्या ये कहानियां सिर्फ इन महिलाओं तक सीमित है? नहीं, ये उन हजारों लाखों महिलाओं की गूंज है जिनकी मातृत्व से जुड़ी योग्यता को समाज ने उनकी असली पहचान से बड़ा मान लिया। दूसरी ये बात थी, क्यों सिर्फ महिला यही टारगेट होती थी? पुरुष में भी तो प्रॉब्लम हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि महिला बच्चा देने में सक्षम हो लेकिन उसका पति ना हो। लेकिन महिलाएं क्यों इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराई जाती है? वैसे देखा जाए तो बच्चा ना होना ना ही तो पुरुष जाति की गलती है ना ही स्त्री जाति की, वो तो अपना अपना नसीब होता है। लेकिन इसी समाज में विज्ञान ने एक ऐसा तोहफा दिया है जिससे न केवल इन परिवारों के जीवन में रोशनी लाई बल्कि इन पुराने विचारों को चुनौती दी, और वो भी IVF की मदद से। आइए जानते हैं इस IVF की क्रांति की कहानी। IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसे हिंदी में कृत्रिम गर्भधारणा कहते हैं। ये वो प्रक्रिया है जिसने लाखों दंपतियों के माता पिता बनने के सपनों को साकार किया। इसमें महिला के एग और पुरुष के स्पर्म को लैब में मिलाकर भ्रूण यानी एम्ब्रियो तैयार किया जाता है। फिर इस भ्रूण को महिला के गर्भाशय में डाला जाता है ताकि सामान्य गर्भावस्था शुरू हो सके। यानी ऐसे समझ लो कि एक छोटा सा पौधा पहले गमले में लगाकर थोड़ा स्ट्रांग किया जाता है, सशक्त किया जाता है और बाद में जमीन में बोया जाता है। एग्जैक्ट उसी तरीके से एक छोटे बच्चे का भ्रूण लैब में बड़ा किया जाता है और उसके बाद उसे उसके माँ को सौंपा जाता है ताकि एक माँ बाप होने का सपना पूरा हो। हर बार कहा जाता है कि विज्ञान खत्म होता है तब अध्यात्म शुरू होता है। बट दोस्तों, किसी बाबा का प्रसाद खाने से कोई माँ बाप नहीं बन पाता। कोई सीवियर एक्सीडेंट वाला पेशेंट पत्थर पे माथा रगड़ने से बचता नहीं। उसे मैजिक नहीं बचा सकता, उसे विज्ञान का लॉजिक ही हेल्प कर सकता है। जी हाँ, IVF विज्ञान का मैजिक नहीं है, इसके पीछे कई सालों की साइंटिस्ट की मेहनत और लगन का प्रयास है। IVF की जरूरत क्यों है? कोई भी कपल तभी बच्चा देने के लिए असमर्थ होता है जब पुरुष के शुक्राणु की गुणवत्ता कम हो, हार्मोनल या अन्य स्वास्थ्य के कारणों से गर्भधारणा में दिक्कत हो, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब किसी महिला की फिलोपियन ट्यूब खराब हो। अब आपको फिलोपियन ट्यूब मालूम नहीं होगा तो ये महिला में प्रजनन तंत्र की एक ऐसी नलिकाएं है जो अंडाशय से अंडे को गर्भाशय तक पहुंचाती है। अंडा और शुक्राणु का फर्टिलाइजेशन यही होता है जिससे भ्रूण तैयार होता है। फिलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज या एक्टोपिक प्रेगनेंसी जैसी समस्याएं बांझपन का कारण भी बन सकती है। IVF में फिलोपियन ट्यूब की भूमिका नहीं होती क्योंकि एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन लैब में ही किया जाता है। दोस्तों, ये IVF डेवलपमेंट की कहानी बहुत ही प्रेरणादायी है। सोने का खजान जैसे अचानक मिलता है वैसे ये टेक्निक नहीं बनी। इसके पीछे कई साइंटिस्ट इसे सत्य में लाने के लिए दिन रात मेहनत करते रहे, अपना दिल दिमाग और जान लगा के इस पे रिसर्च करते रहे, तब जाके ये एडवांस टेक्नोलॉजी बनी। आइए एक बार उन्हीं साइंटिस्ट के प्रयासों को झांक कर देखते हैं। 1944 में अमेरिका के मशहूर डॉक्टर जॉन रॉक और डॉक्टर मेरियम मेंकिन ने पहली बार एक महिला के अंडे को लैब में फर्टिलाइज किया, लेकिन भ्रूण को गर्भाशय में डालने की तकनीक उस समय उनके पास नहीं थी। तो 5-6 साल ऐसे ही इस चीज पे दुनिया भर में अभ्यास करते हुए गए। 1950 के दशक में ब्रिटेन के डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड्स ने इस दिशा में काम करना शुरू किया। वो कई साल इसी बात पर रिसर्च करते रहे, लेकिन बार बार उन्हें असफलता आ रही थी। 1968 में डॉक्टर एडवर्ड्स ने डॉक्टर पैट्रिक स्टेप्टो के साथ मिलकर इस प्रक्रिया को पूरा करना ठान ही लिया। डॉक्टर पैट्रिक स्टेप्टो एक ब्रिटिश स्त्री रोग विशेषज्ञ थे। वो लैप्रोस्कोपी यानी महिला के शरीर से अंडे निकालने की तकनीक में विशेषज्ञ थे। डॉक्टर स्टेप्टो इस विषय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे, लेकिन ये आसान नहीं था क्योंकि उस समय लोग IVF टेक्निक का विरोध इसीलिए कर रहे थे क्योंकि इसे प्राकृतिक प्रक्रिया के खिलाफ माना जा रहा था। धार्मिक संस्थाएं और चर्च इसे अनैतिक और भगवान के काम में दखल अंदाजी देने का समझ रहे थे। समाज को डर था कि ये टेक्निक इंसान को मशीन से पैदा करने की शुरुआत कर सकती है। वैज्ञानिकों को आलोचनाओं, असफलताओं और वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जो लोग इस टेक्निक पे काम कर रहे थे उन्हें समाज एक अलग ही नजरिए से देख रहा था, मानो ये लोग कुछ गंदा काम कर रहे हो।
और तो और कई सारे लोगों को चर्च में भी आना बंद कर दिया गया। वो नॉर्मली पब्लिक प्लेस में घूम नहीं सकते थे। मीडिया वाले दिन रात उन्हें परेशान करते थे। उस समय की कई संस्थाएं उनके काम में जानबूझकर बाधाएं डाल रही थी ताकि वो अपने रिसर्च में सक्सेसफुल ना हो। हर असफलता के बाद उनके काम का मजाक उड़ाया जाता था। इन साइंटिस्ट का नसीब इतना बेकार था कि आम समाज तो छोड़ ही दो, लेकिन मेडिकल जगत भी इनके खिलाफ था। उन्हें मेडिकल जगत में असंभव सपने देखने वाले कहकर मजाक उड़ाया। ये सब प्रक्रिया करने के लिए डॉक्टर एडवर्ड्स और डॉक्टर पेट्रिक को कई सारे मैरिड कपल जिन्हें बच्चा नहीं हो रहा था, उनकी मदद सराव तौर पर चाहिए थी। लेकिन उस समय समाज के डर से कपल्स चाहकर भी इन्हें हेल्प नहीं कर सकते थे। जिन महिलाओं पर अभ्यास चल रहा था वो कुछ अटेम्प्ट के बाद अपने घर वाले या समाज के दबाव से ये प्रक्रिया बीच में ही छोड़कर जा रहे थे। तो जो महिला डट कर ट्रीटमेंट ले रही थी वो कुछ महीने के बाद प्रेगनेंसी कंसीव न होने के कारण डिप्रेशन में आकर बीच में ही छोड़कर जा रहे थे। फिर भी डॉक्टर एडवर्ड्स, डॉक्टर पेट्रिक और उनकी टीम प्रयास करते रहे जब तक सफलता ना मिले। ऐसे ही कई दिन रात महीने और साल बीतने के बाद एक ऐसी घटना घटती है जो इस हजारों लाखों सालों से मानव संस्कृति को एक नई दिशा में ले जाती है। 1976 में जॉन और लेस्ली ब्राउन नामक दंपति ने उनसे संपर्क किया। 9 साल से बच्चा न होने के कारण ये दंपति अंतिम उम्मीद के रूप में आईवीएफ की ओर मुड़े। 1977 में उनका भ्रूण तैयार किया गया और लेस्ली के गर्भाशय में डाल दिया गया। ये सब प्रक्रिया और तो और इन दंपतियों के नाम भी सीक्रेट रखे गए। लेस्ली के गर्भाशय को फ्रिक्वेंटली मॉनिटर किया जा रहा था। मानो डॉक्टर लोगों की पूरी टीम अपने लाइफ का ये आखिरी केस हैंडल कर रहे हो, इतना संभल कर सावधानी बरत रहे थे। 25 जुलाई 1978 की वो मेडिकल जगत की ऐतिहासिक सुबह। घड़ी की सुई धीरे धीरे सुबह के 12 बजे के करीब पहुंच रही थी। इंग्लैंड के ओल्डहैम जनरल हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर तनाव और उम्मीदों से भरा हुआ था। डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड्स और डॉक्टर पेट्रिक स्टेप्टो की पूरी टीम सावधानी और जोश के साथ अपनी जगहों पर खड़ी थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी, जैसे प्रकृति भी इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनना चाह रही हो। लेस्ली ब्राउन, जिनके चेहरे पर थकावट और घबराहट साफ झलक रही थी, वो सर्जरी टेबल पर लेटी थी। उनकी मुट्ठी कसकर बंदी थी, मानो हर पल की प्रार्थना उनकी सांसों में घुली हो। डॉक्टरों ने सी सेक्शन शुरू किया। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की हल्की खनक और मॉनिटर पर चलती धड़कनों की आवाज के बीच समय जैसे थम गया हो। अचानक ऑपरेशन थिएटर में एक कोमल और नाजुक आवाज गूंजी, एक नवजात का रोना। लुइस ब्राउन ने अपनी पहली सांस ली। कमरे में कुछ पलों तक गहरा सन्नाटा रहा और फिर तालियों और खुशी के आंसुओं से भर गया। डॉक्टर एडवर्ड्स ने जैसे ही बच्ची को उठाया, उनकी आंखों में वर्षों की मेहनत और संघर्ष का गर्व झलक उठा। बाहर इंतजार कर रहे मीडिया और दुनिया को ये खबर मिलने ही वाली थी कि विज्ञान ने आज नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। लुइस ब्राउन, जी हाँ, लुइस ब्राउन दुनिया की पहली आईवीएफ बच्ची जो मानव इतिहास में एक नई सुबह लेकर आई थी और इस तरह ये आईवीएफ की सालों की मेहनत फल लाई। तो दोस्तों, ये थी कहानी दुनिया के पहले आईवीएफ बेबी लुइस ब्राउन की। आज लुइस ब्राउन कुछ ऐसी दिखती है। आज लुइस ब्राउन, जो दुनिया की पहली आईवीएफ बेबी है, वर्तमान में इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में रहती है। वे वीकडेज में एक बेकरी में काम करती है और अपने 2 बेटों कैमरन और एडन की परवरिश पर ध्यान देती है, जिन्हें उन्होंने नेचुरली जन्म दिया है। इसके अलावा लुइस ब्राउन आईवीएफ तकनीक की सक्रिय समर्थक है। वो बॉर्न हॉल यानी दुनिया का पहला आईवीएफ क्लिनिक की एम्बेसडर है और बांझपन के बारे में जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रमों में भाग लेती है। वह आईवीएफ से जुड़े सामाजिक कलंक को खत्म करने के लिए और इसकी वैज्ञानिक उपलब्धियों को समझाने के लिए प्रेरणादायक कार्य कर रही है। आईवीएफ टेक्निक में दोस्तों भारत भी पीछे नहीं था। इसके पीछे एक दर्दनाक कहानी है। भारत में 1978 में ही लुइस ब्राउन के जन्म के 3 महीने बाद डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने कोलकाता में पहला आईवीएफ बच्चा दुर्गा यानी कनुप्रिया अग्रवाल का जन्म कराया, जो भारत के लिए एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि थी। लेकिन उनकी इस खोज को हमारे समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया और भारत सरकार ने भी उनके काम को मान्यता देने से इनकार कर दिया। सामाजिक और पेशेवर अपमान का सामना करते हुए डॉक्टर मुखोपाध्याय ने 1981 में आत्महत्या कर ली, जिससे विज्ञान और समाज के प्रति उदासीनता का गहरा उदाहरण सामने आया। दोस्तों, डॉक्टर मुखोपाध्याय ये एक ऐसे व्यक्ति है, इनके लाइफ पर एक स्पेशल वीडियो जरूर डिजर्व करते हैं। तो प्लीज अगर आपको इनके बारे में जानना है तो आप कमेंट में डॉक्टर मुखोपाध्याय का नाम लिखें, ताकि आने वाले समय में हम इनकी लाइफ और उनकी आईवीएफ टेक्नोलॉजी पर वीडियो बना सके। आज भारत आईवीएफ तकनीक में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है। हर साल लाखों भारतीय परिवार इस तकनीक से मातृत्व और पितृत्व का सुख पा रहे हैं।
आज 2024 में भी भारत में आईवीएफ को लेकर कई गलतफहमियां हैं। इसे प्राकृतिक प्रक्रिया के खिलाफ माना जाता है। आर्थिक और सामाजिक दबाव के कारण लोग इस तकनीक को अपनाने में झिझकते हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि ये केवल एक चिकित्सा प्रक्रिया है जो परिवारों को खुशियां दे रही है। अब तक आईवीएफ के जरिए दुनिया भर में 1 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा बच्चे जन्म ले चुके हैं। भारत में हर साल करीब 2.5 लाख आईवीएफ प्रक्रिया की जाती है। सो इसलिए मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचाइए जो माता पिता तो बनना चाहते हैं, लेकिन आईवीएफ टेक्निक के गलतफहमियों में उलझकर अपनी खुशी से दूर रह रहे हैं। स्पेशली अपने समाज के स्त्री वर्ग में, जो कि आपकी बहन हो सकती है, मासी हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है, उन तक पहुंचाओ। कारण स्त्री वर्ग ही है जो सबसे ज्यादा बच्चा न होने के कारण समाज में घुट घुट कर जी रही है, अपनी खुशियां दबा रही है। तो दोस्तों, आईवीएफ केवल एक तकनीक नहीं है, ये विज्ञान की एक अद्भुत देन है। ये उन लाखों करोड़ों परिवारों के लिए आशा की किरण है जिन्हें समाज में बांझपन के ताने दिए। हमें इसे अपनाना चाहिए और उन लोगों को प्रेरित करना चाहिए जो आज भी डर और झिझक में जी रहे हैं। तो दोस्तों, आईवीएफ केवल एक तकनीक नहीं है, ये विज्ञान की अद्भुत देन है। ये उन लाखों करोड़ों परिवारों के लिए आशा की किरण है जिन्हें समाज ने बांझपन के ताने दिए। हमें इसे अपनाना चाहिए और उन लोगों को प्रेरित करना चाहिए जो आज भी डर और झिझक में जी रहे हैं। जाते समय अब इतना ही कहूंगा, विज्ञान ने राह दिखाई है, अब इसे अपनाना हमारा कर्तव्य है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आज के लिए धन्यवाद।